जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ये जो वीडियो सीरीज़ है ये डेफिनेशन सीरीज़ है। डेफिनेशन सीरीज़ मतलब हम इस सीरीज़ में जितने भी हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके डेफिनेशन पे, यानी जो मेन चीज़ है, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डेफिनेशन, इनटैंजिबल एसेट्स है तो इनटैंजिबल एसेट के डेफिनेशन, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये पूरी सीरीज़ इसी चीज़ से रिलेटेड रहेगी, काफ़ी डिटेल में रहेगा ताकि आप लोगों को डेफिनेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड की स्टैंडर्ड क्या चीज़ कवर करेगा ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आने वाले दिनों में ऐसे कई सारे सीरीज़ के पॉइंट्स हम लोग लेके आते रहेंगे डेफिनेशन के। एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहला स्टैंडर्ड हम जो कवर कर रहे हैं वो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। हमारी ये जो सीरीज़ है ये IAS, IFRS, इंड एस सबके लिए कॉमन रहेगी क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशंस कॉमन है सभी के अंदर में। ओके, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो डेफिनेशन है वो सबसे पहला शब्द जो यूज़ करता है वो बोलता है कि हम सिर्फ टैंजिबल आइटम्स को कवर करेंगे, हम किसी भी तरह के इनटैंजिबल आइटम्स को कवर नहीं करेंगे। मतलब आप अगर वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं अपने खुद के बिजनेस के लिए, जैसे कि उबर ने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई है, जोमेटो ने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई है, ओला ने खुद की वेबसाइट बनाई है और अच्छा खासा पैसा लगा है, ये वेबसाइट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर में नहीं आएगी बिकॉज दे आर इनटैंजिबल आइटम्स, दे आर नॉट टैंजिबल आइटम्स। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स मुझे ये पूछते हैं या फिर बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी मुझे ये पूछते हैं कि अगर मैंने कोई कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज समथिंग जिसका कॉस्ट सेपरेटली डिफाइन हो सकता है, तो क्या मैंने कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम को दो अलग अलग एसेट मान के दिखाना चाहिए, मतलब कंप्यूटर को टैंजिबल और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम को इनटैंजिबल? क्या होता है, डेफिनेशन के आगे भी कई जगहों पे ऐसा दिया गया है, इफ़ अ सिस्टम कैन नॉट रन बाय इटसेल्फ, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो मिल के एक टैंजिबल एसेट बनता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बनता है, यानी प्लांट बनता है या इक्विपमेंट बनता है, जैसा भी आप बोलेंगे। सो कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपने वो बंडल्ड प्रोडक्ट खरीदा ताकि वो चल सके, मतलब रेडी टू यूज़ नहीं हो सकता ना बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो इसीलिए हम उसे ऑपरेटिंग सिस्टम को सेग्रीगेट करके अलग से नहीं दिखाते हैं। इसे कंपोनेंटाइजेशन के साथ जो डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट है मिक्स मत कीजिएगा, मैं बस एक चीज़ बता रहा हूँ। हावेवर, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से परचेज कर रहे हैं, जो कई लोगों की हैबिट होती है कि आप लोग कंप्यूटर ऑनलाइन परचेज करते हैं, लैपटॉप ऑनलाइन परचेज करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट से आप लोग फिर ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज करते हैं। इमीडिएट खरीदने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, बाद में खरीदा है हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ सालों बाद खरीदा है, ठीक है ना। तो अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में खरीदते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने आप में एक सेपरेट एसेट है, वो इंटेंजिबल एसेट है। क्यों? बिकॉज इनिशियली योर इक्विपमेंट, योर कंप्यूटर वाज रनिंग विदाउट दैट सिस्टम, चल पा रहा था यार उसके बिना। ठीक है, तो ये हो गया टैंजिबल वर्ड का मीनिंग, यानी टैंजिबल से इंटेंजिबिलिटी को हटाने की बात की गई है यहाँ पे। मूविंग हेड, दैट इज हेल्ड फॉर प्रोडक्शन, यानी हम ऐसी मशीन्स है जिससे मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ऐसी चीज़ें जिससे हम गुड्स को सप्लाई कर सकें या फिर सर्विसेज किसी को सप्लाई करने में हमको किसी तरह की मदद मिल रही है। जैसे कि मैक्सिमम लोग जो ये वीडियोस देख रहे हैं थे ऑडिटर्स, तो ऑडिटर्स बिना कंप्यूटर की सर्विस कैसे सप्लाई करेंगे ऑडिट की, तो कंप्यूटर्स की बात हो रही है यहाँ पे। रेंटल टू अदर्स, ये वर्ड बहुत कंफ्यूज करता है, इसके ऊपर बाद में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और फॉर एडमिन पर्पस, यानी मैं इसके थ्रू किसी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर सकता हूँ। अगर मेरा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है तो मेरे लिए वर्ड है प्रोडक्शन। अगर मेरा बिजनेस ट्रेडिंग ऑफ गुड्स का है तो मेरे लिए वर्ड है सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि ट्रेडिंग ऑफ गुड्स के लिए, गुड्स लाने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, वो पीपी। गुड्स को भेजने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, वो पीपी। अगर मेरा काम सर्विस प्रोवाइड करना है तो सर्विस मैं किस चीज़ के थ्रू प्रोवाइड करता हूँ, पीपी, प्रोवाइडेड वो टैंजिबल है। ठीक है, अगर मेरा बिजनेस ही रेंटल का है तो मैं क्या रेंट पे दे रहा हूँ, वो मेरा पीपी। करेंगे उसके ऊपर डिस्कशन, अभी बस इतना ध्यान में रखिए, मैं क्या रेंट पे दे रहा हूँ वो पीपी। मुझे पहले के शब्द ज़्यादा समझाना है फिलहाल, उसके बाद उस शब्द के ऊपर आएंगे। या फिर ये सब कुछ करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी तो लगता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जो मेरा होता है वो भी मेरा पीपी। ठीक है, चलिए मैंने कुछ वर्ड्स लिख के रखे हैं, एक एक करके डिस्कशन शुरू करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहला आता है मेरा फैक्ट्री। जैसे मारुति कंपनी की बात करते हैं, मारुति का आप देख सकते हैं खुद के कई सारे प्रोडक्शन प्लांट्स हैं, कई सारे लोकेशंस पे उनकी कार्स का प्रोडक्शन होता है। तो जो प्रोडक्शन प्लांट है वो प्लांट जिस ज़मीन पे है वो लैंड, वहाँ पे जो मशीन्स है वो सब, वहाँ पे एक ऑफिस होगा जहाँ फर्नीचर एंड फिक्चर होगा वो सब, ये सारे यानी ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, जो भी प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, जो भी कुछ वहाँ पे आ रहा है वो सब कुछ पीपी। क्यों? हेल्ड फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, अब आप कहेंगे सर वहाँ पे जो ऑफिस फर्नीचर है उससे तो हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे,
पर उससे आप एडमिन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसके बिना आप एडमिन सर्विस कैसे प्रोवाइड करेंगे, बराबर। अब ये तो हो गई प्रोडक्शन प्लांट की बात। जो एडमिन के बड़े सीनियर लोग होते हैं, सीईओ, सीएफओ, आपके एमडी, इनके अंदर में रहने वाला पूरा का पूरा स्टाफ, यानी जो इन सब के बाद जो नेक्स्ट लेवल, मिड लेवल एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, ये तो वहाँ पे नहीं बैठा है फैक्ट्री में। इनके ऑफिसेस तो अलग अलग जगह पे हैं, जैसे मुंबई में है, दिल्ली में है, बड़ी बड़ी जगहों पे इन लोगों के ऑफिसेस है। यहाँ से वो लोग पूरा का पूरा एडमिन हैंडल कर रहे हैं, ट्रेड हैंडल कर रहे हैं, बराबर है। तो वहाँ पे जो बिल्डिंग है, वहाँ की जो ज़मीन है, वहाँ पे अंदर जो फर्नीचर एंड फिक्चर है, एयर कंडीशनर्स वगैरह हैं, सब पूरे के पूरे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगी, ये तो ठीक है, ये सब आप लोग जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ दूसरी बातें करते हैं, जैसे कि हमारा थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉय रेसिडेंस। कई सारी कंपनीज जैसे आदित्य बिरला ग्रुप अपने एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए क्वार्टर्स भी प्रोवाइड करता है। लेबर्स को क्वार्टर तो कई सारे मैन्युफैक्चरिंग एरियाज में भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये भी तो प्रोडक्शन हेल्ड के लिए है ना, या एडमिन सर्विस के लिए है ना। इसके बिना आप अपने बिजनेस सर्विस प्रोवाइड, मतलब अल्टीमेट यूजेज क्या है कि भाई इन लोगों को रहने के लिए घर दो ताकि ये लोग हमारे यहाँ आए। कभी कभी एक प्लस पॉइंट होता है, आपको एक रिमोट लोकेशन या किसी लोकेशन पे भेज दिया जाए, आप रेजिस्ट करोगे जाने से, पर वो बोलते हैं घर भी हम दे रहे हैं, तो आप इमीडिएट जाओगे। गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है क्वार्टर्स। तो अल्टीमेटली ये सारे एम्प्लॉय रेसिडेंस भी पीपीई का ही पार्ट बनते हैं। कई सारी कंपनीज एम्प्लॉयज़ को कार वगैरह भी प्रोवाइड करती है, वो कार भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट बनेगा। एम्प्लॉयज़ को लाने ले जाने के लिए बसेस होती है, ये बसेस भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट बनेगा। ये सब का रीज़न यही है कि ये एडमिन पर्पस के अंदर कवर होता है, यानी एडमिन पर्पस का स्कोप बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है कि एडमिन पर्पस ऑल्सो इंक्लूड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है ना एडमिन पर्पस, इट ऑल्सो इंक्लूड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो एसेट्स यूज होंगे वो भी हमारे एडमिन के अंदर में ही आते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कभी अगर आप रिमोट लोकेशन के अंदर में ऑडिट के लिए गए होंगे तो वहाँ पे कंपनी के खुद के गेस्ट हाउसेज होते हैं, जो फैक्ट्रीज वगैरह में आप जाते हैं, यानी ऑडिटर के भी रहने की व्यवस्था होती है। और ये जो सीईओ सीएफओ में बोला था ना, जो बड़े बड़े लोकेशंस में रहते हैं, मुंबई, दिल्ली, ये भी जब फैक्ट्री विजिट करते हैं तो इनके रहने के लिए गेस्ट हाउसेज होते हैं। ये गेस्ट हाउसेस को भी एडमिन पर्पस ही बोला जाता है कि अल्टीमेटली ये नहीं रहेगा तो हमको एक्सपेंस लगेगा उनको कहीं और रुकाने का। और कभी कभी रिमोट लोकेशन में कहीं और रुकाने की ना व्यवस्था, सिस्टम अवेलेबल नहीं होता, प्रॉब्लम होती है। सो दैट इज़ द रीज़न जो गेस्ट हाउसेज है ये कंपनीज बनाती है। तो अल्टीमेट है क्या, हमारा एडमिन स्मूथली चलते रहे उसके लिए। इनफैक्ट मैं गेस्ट हाउसेज को नेक्स्ट लेवल पे आपको समझाना चाहता हूँ। देर आर वेरियस लोकेशंस, ब्यूटीफुल लोकेशंस, जैसे कि एम्बी वैली हो गया, लोनावला हो गया, और साउथ में भी ऐसे कई सारी जगह हैं, केरला के अंदर में मुन्नार है। सो दीज लोकेशंस बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने गेस्ट हाउसेज या लोकेशंस बना के रखे हैं। यहाँ इनके कोई प्रोडक्शन प्लांट है ये सब नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट दे हैव देयर गेस्ट लोकेशंस ओवर देयर। इसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं। एक रीज़न होता है कि हमारा स्टाफ अगर वहाँ घूमने जाता है तो उनके रहने के लिए वहाँ पे क्वार्टर्स अवेलेबल रहना चाहिए, घूमने जाता है तो। दूसरा, कई सारी कंपनीज के जो एजीएम्स होते हैं, एजीएम नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग्स होते हैं, वो इन लोकेशंस में होते हैं। बोर्ड मीटिंग्स के लिए ये लोग अलग अलग लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। अब आप कहेंगे कंपनीज एक्ट में उसमें रेस्ट्रिक्शंस वगैरह, वो सब रेजोल्यूशन वगैरह के थ्रू हो जाता है, वो बड़ी बात नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि कई बार कई ऐसे गेस्ट हाउसेज आपके फैक्ट्री में या आपके जहाँ पे मेन ऑफिस है वहाँ नहीं होते, ऐसे लोकेशंस पे होते हैं जहाँ टूरिज्म वगैरह की बात होती है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो नहीं आना चाहिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हाउ कैन दिस बी एन एडमिन पर्पस। तो क्या एडमिन पर्पस इसको भी कवर करेगा? तो देखिए, इसके ऊपर मेरा बस ये कहना है कि जैसे आप इनकम टैक्स में पढ़ते हैं, जैसे कि आप पीपी वगैरह में देखते हैं कि एम्प्लॉई अगर कभी घूमने जाता है तो कभी कभी वो 4 साल में एक बार ट्रैवल्स के खर्चे या ये जो भी खर्चे अगर आप दे रहे हैं, बेयर कर रहे हैं, तो यू कैन क्लेम द सेम एज बिजनेस एक्सपेंस, राइट। इनकम टैक्स में भी है, इनकम टैक्स में तो फ्लाइट वगैरह का है, ट्रेन का, फ्लाइट का, बसेस का, वो सब कुछ कवर किया है। घूमने गया अगर वो 4 साल में एक बार वाला कॉन्सेप्ट है। और बिजनेस में भी नॉर्मली अगर एम्प्लॉई घूमने जा रहा है और अगर आप बेयर कर रहे हैं वो खर्चा, यानी आप कंपनी की तरफ से उसको बोल रहे हैं कि हाँ तू जा घूमने, तो आप उसे बिजनेस एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। तो इफ़ यू कैन क्लेम द सेम एज बिजनेस एक्सपेंस, तो फिर ये जो गेस्ट हाउसेस वो लोग वहाँ बना के रखे हैं, डोंट यू थिंक कि यार ये वही खर्चे को कंपनी का अवॉइड कर रहा है कि वहाँ एक प्रॉपर्टी है तुम वहीं रहो, अल्टीमेट पर्पस तो वही हो गया। तो इसीलिए ये गेस्ट हाउसेस को भी एडमिन पर्पस का पार्ट बोला जा सकता है। ये डिबेटेबल है, पर कई, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज, मैं कई सारी कंपनीज शब्द वर्ड नहीं को यूज़ करूँगा, मैंने आज तक जितने भी देखे हैं, जो जो कंपनीज के मैंने गेस्ट हाउसेस देखे, मैंने उनके एनुअल रिपोर्ट्स ओपन करके देखे, इन सब ने इनको पीपीई में ही दिखाया है, डिड नॉट कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी।
लॉजिकल है। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के डेफिनेशन से भी देखूँ तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो इंडिया 40 में जाता है, जिसका डेफिनेशन सीरीज में बाद में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसमें रेंटल पर्पस आता है, ये रेंटल नहीं है। कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पस आता है, ये वो भी नहीं है। पर्पस अल्टीमेटली एम्प्लॉय को सर्विस ही देना है ना, कि हाँ यार तू जा घूमने, वहाँ पे अपना गेस्ट हाउस है, जब तू घूमने जाएगा वहाँ पे जा। तो ये कैपिटल एप्रिसिएशन भी नहीं है, रेंटल भी नहीं है, तो 40 में तो नहीं आ सकता ना। और ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल के लिए भी नहीं है, तो इन्वेंट्री भी नहीं आ सकता। तो क्या इसके लिए आपको स्टैंडर्ड ही नहीं है? यानी वहां से भी अगर आप देखेंगे तो हाँ यार 16 में आ जाता है। तो देर आर 2 पॉइंट्स जिसके थ्रू मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्टिफाई करने के लिए आप लोगों को कि क्यों गेस्ट हाउसेज इस तरह के भी 16 में आते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग वगैरह तो ठीक है यार, वो तो एडमिन पर्पस ही हो गया। तो ये बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती है, वहाँ पे रखती है, एंड दैट इज द रीजन वो पीपी का पार्ट बन जाता है। रिसेंटली ऐसा ही एक गेस्ट हाउस का लोकेशन मेरे भी एक ऑडिट के अंदर में आया था। थोड़ा बहुत मैंने उसके अंदर में डिबेट किया था, बट देयर वाज नो मच स्कोप, बिकॉज मिनट्स वगैरह के अंदर में भी लोकेशन वहीं का स्पेसिफाइड है। हाउ कैन यू से दिस कि नहीं है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो वहीं पे होता है, वही रहता है। सो देयर आर थिंग्स लाइक दिस जो एडमिन के अंदर आती हैं। चलिए, फिफ्थ पॉइंट कहता है कि जैसे बड़ी बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह होती हैं, ये लोग क्या करते हैं कि जब साल में एक बार सब स्टूडेंट्स की फ़ीस आती है, तो वो फ़ीस से धीरे धीरे नया इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करती है। तो लेट से इस बार जितनी फीस आई उससे उन्होंने एक ज़मीन खरीद ली, जहाँ पे उन्हें नया यूनिवर्सिटी को आगे एक्सपैंड करना है, कॉलेज को एक्सपैंड करना है। अब फिलहाल तो पैसे खत्म हो गए ना ज़मीन में, अब तो नेक्स्ट ईयर जो फीस आएगी उससे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। तो क्लियर पिक्चर है कि हाँ यार यहाँ पे हमें हमारा स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बनानी है या स्पोर्ट एरिया बनाना है, पर फिलहाल हम उस पर काम शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ ज़मीन ली है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। यानी फ्यूचर यूज़ डिफाइंड है कि यही यूज़ डिफाइंड होगा। ज़मीन खरीदते समय भी वो लिखा गया है। अब देखिए, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी जब इतने बड़े इन्वेस्टमेंट्स करती है तो बीओडी वगैरह के अप्रूवल के अंदर लिखा रहता है कि क्यों खरीद रही है, तो बहुत क्लियर है, वहाँ से इंटेंशन समझ में आ जाता है आपको कि हाँ यार इंटेंशन इन्वेस्टमेंट का नहीं है। तो क्या मैं इन्हें भी पीपीई के अंदर में दिखा सकता हूँ? द आंसर इज यस, हाँ। डेफिनेशन बोलता है हेल्ड फॉर बिजनेस पर्पस, वो नहीं बोलता है अभी बिजनेस के लिए यूज़ होना ही चाहिए। बिजनेस के लिए आप होल्ड कर रहे हैं। इसीलिए जो स्पेयर मशीन्स होती है ना, मशीन हमने स्पेयर में खरीद के रखा है, रेडी टू यूज़ है पर फिलहाल बिजनेस के लिए यूज़ नहीं हो रही, इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ पीपी। स्पेयर पार्ट्स भी उसी में आते हैं, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स भी उसी के अंदर में आते हैं, ये सब उसी में आते हैं। तो सेम केस होता है हम लोगों का ज़मीन का भी। अगर आप ज़मीन ले रहे हैं जिसका यूज़ फिलहाल डिफाइंड नहीं है, तो वो 40 में जाता है। 40 के डेफिनेशन सीरीज में डिस्कस करेंगे। पर जहाँ यूज़ डिफाइंड है, पता है कि हाँ यही पर्पस के लिए करेंगे, तो हेल्ड फॉर का मतलब है हेल्ड फॉर, यानी हम यूज़ करेंगे, हमने होल्ड इस पर्पस के लिए किया है, ठीक है, यूज़ होना ही चाहिए ऐसा नहीं लिखा है। ओके, सिक्स्थ पॉइंट है बिल्डर्स का पॉइंट। तो बिल्डर्स के पॉइंट के अंदर में मैं बेसिकली आप लोगों को क्या कहना चाहता हूँ कि देखो, जो बिल्डर होता है ना, वो खुद का ऑफिस भी बनाता है और सेल के लिए भी बनाता है। जो सेल के लिए बनाता है वो इन्वेंट्री, पर खुद के ऑफिस यूज़ के लिए जो बना रहा है वो पीपीई का पार्ट है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है बिल्डर्स के केस में, आप सब लोगों ने देखा होगा कि जो बिल्डर्स का अगर आपने कभी काम नहीं किया है या देखा है, मतलब 8 फ्लोर की बिल्डिंग बनाते हैं, 6 फ्लोर बेच देते हैं, 2 फ्लोर होल्ड करके रख लेते हैं। बोलते हैं यार ये 2 फ्लोर बाद में ज़्यादा कीमत पे बिक जाएंगे, बिकॉज व्हेन द कंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स, गड्ढा खुदा तभी बुकिंग ले लेते हैं लोग, रेरा वगैरह के रजिस्ट्रेशन वगैरह होने के बाद। सो दैट इज द पॉइंट एट विच 8 फ्लोर की बिल्डिंग में से 6 फ्लोर्स ये लोग सेल कर देते हैं, 2 नहीं सेल करते। एंड दे आर लाइक कि जब ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, तब बचे हुए 2 सेल कर देंगे। इन्वेंट्री के डेफिनेशन सीरीज में एक्चुअली ये डिस्कस होना चाहिए, बट द पॉइंट इज कि वो जो ऊपर के 2 फ्लोर है, वो ऊपर के 2 फ्लोर 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाना चाहिए, बिकॉज यू हैव होल्ड इट फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है। अभी ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आने वाले सीरीज़ के लिए भी वेट कीजिए, तो आपको भी मज़ा आएगा। मेरा मेन पॉइंट यहाँ पे दूसरा हो जाता है कि बिल्डर अगर 8 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहा है और ऊपर के 2 फ्लोर वो अपने खुद के ऑफिस यूज़ के लिए बनाएगा। टाउनशिप्स में भी ऐसा होता है, वो लोग टाउनशिप्स बनाते हैं और उसमें से एक पर्टिकुलर बिल्डिंग अपने एडमिन पर्पस के लिए वो लोग बनाते हैं कि यहाँ हमारा पूरा एडमिन एक्टिविटी कैरी आउट होगा। तो ऐसे में जहाँ पूरा का पूरा एडमिन एक्टिविटी कैरी आउट होगा, वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का पार्ट बन जाता है। टेक्निकल इशू कब आता है कि जब टाउनशिप बन रही है, तो टाउनशिप में एक बिल्डिंग है जिसकी बुकिंग्स आप नहीं लेते इनिशियली, ये बोल के कि यार यहाँ पे मैं अभी मेरा पूरा का पूरा एडमिन वर्क कैरी आउट करूँगा, तो एडमिन वर्क के लिए मेरे को एक बिल्डिंग चाहिए। जनरली तो वो रिक्रिएशनल एरिया होता है जहाँ पे जिम वगैरह सब कुछ रहता है, पर टाउनशिप्स में कैसा है, एक एक बिल्डिंग करके रेडी करते हैं, पहले एक बिल्डिंग हो गया, फिर दूसरा बिल्डिंग हो गया। अब अगर आप रिक्रिएशनल एरिया में अपना ऑफिस स्पेस लेके बैठे हैं, जब पहली बिल्डिंग खत्म होगी तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि यार आप हमको जिम प्रोवाइड करें, स्विमिंग पूल प्रोवाइड करें।
अब अगर वहीं आपका ऑफिस वर्क कंटिन्यू होता रहेगा तो फिर ये सब चीज़ें कैसे प्रोवाइड होगी ना। तो व्हाट हैपेंस इन दीज टाउनशिप्स इज, कोई ऐसी बिल्डिंग जो वो लोग सबसे एंड में सेल करना चाहते हैं, वहाँ एक बार का अपना पूरा का पूरा एडमिन स्टाफ, आप एडमिन का जो भी आपका काम है वो वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। कायदे से सिस्टमैटिकली अगर आप चलें तो ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में रहना चाहिए जब तक वो बिल्डिंग सेल के लिए नहीं निकल जाती, और जिस दिन सेल के लिए निकल गई उस दिन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में शिफ्ट कर देना चाहिए, बिकॉज राइट नाउ इट इज़ हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ एडमिन। ठीक है, मैंने नहीं देखा बिल्डर्स को ऐसा करते हुए, कोई भी बिल्डर्स ऐसा नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट मैंने जिनके देखे, मैं सबका नहीं बोल सकता 100%, वो लोग पहले ही दिन से इसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का ही पार्ट मानते हैं, बिकॉज बाइफिकेशन इज अ बिट डिफिकल्ट, परसेंटेज वाइज काम हो रहा है, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट सेंटर निकालना कभी कभी थोड़ा सा ट्रिकी इशू हो जाता है ऐसे केस में। तो ठीक है, बट मतलब व्हाट शुड हैपन इज समथिंग दैट आई एम टेलिंग यू हियर। ओके, तो अब मेरी एक्सपर्टीज़ एकदम पूरी की पूरी 100% लेवल पे नहीं है, मेरा जितना नॉलेज है मैं उस हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ ये चीज़। इसके पीछे अगर आपके पास कोई जस्टिफाइड रीज़न है कि क्यों वो लोग पहली दिन से इसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में दिखा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरे लिए, फ्यूचर स्टूडेंट्स वगैरह के लिए जो भी इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, डेफिनेटली यूजफुल रह सकता है। फाइनली हम लोग रेंटल पे आते हैं कि यार रेंटल का कैसे। तो रेंटल का मेन पॉइंट होता है कि अगर मैं कोई चीज़ को रेंट पे होल्ड कर रहा हूँ तो आप बोलेंगे सर उसके लिए तो इंडिया 40 है ना। इंडिया 40 सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए, लैंड, बिल्डिंग, बोथ। व्हाट अबाउट अदर्स? अगर मेरा काम मशीनरीज, जैसे कई सारे लोग ना जेसीबी मशीन्स किराए पे देते हैं, कॉर्पोरेशन वगैरह सब जेसीबी मशीन किराए पे लेते हैं, कई सारे लोग जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, इतनी जेसीबी मशीन कम्स इन क्रोर्स, मतलब क्यों खरीदेंगे ना, कोई काम का नहीं है तो किराए पे लेते हैं। तो ये लोग जो ये मशीन्स किराए पे देते हैं उनके लिए मशीन पीपी, बिकॉज इट इज़ हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रेंटल। अब प्रोडक्शन नहीं है, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, एडमिन पर्पस नहीं है, पर यही हमारा सर्विस है ना यार, रेंटल पे देना हमारा सर्विस है। तो इसीलिए वो उसको इंडिया 16 में दिखाते हैं, टू मेनी, बिकॉज दे आर नॉट सेलिंग इट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, आप बोलोगे सर फाइनेंस लीज है, फाइनेंस लीज नहीं होते, ये छोटे मोटे लीज पीरियड के लिए होते हैं, तो फाइनेंस लीज वगैरह के कॉन्सेप्ट को भी इसके साथ में मिक्स मत कीजिएगा। ठीक है सर, अगर हम प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हैं तो 40। सर अगर ये हमारा बिजनेस ही है, हीरा नंदानी ग्रुप, हीरा पवई के अंदर में अपना पूरा का पूरा टावर बना के रखे हैं बड़े बड़े और सब किराए पे दे दिए हैं, तो अब इनका पर्पस तो रेंटल पे देना ही है, तो इनके बिजनेस में ये वाला पार्ट तो फिर पीपी में आना चाहिए, नहीं आएगा, बिकॉज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 वेरी क्लियरली सेज इफ अ प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर रेंटल पर्पस तो आप उसे 40 में गवर्न करें, तो 40 में ही गवर्न होगा। तो 40 में गवर्न होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलोगे डेप्रीसिएशन क्लेम नहीं कर सकता, कीजिए। पीजीपीपी में मैं उसे बिजनेस में नहीं दिखा पाऊंगा, हाउस प्रॉपर्टी में इनकम आएगा, ऐसा नहीं है। एमओए पे डिपेंड करता है, ये डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह में क्लियर है। आपका एमओए बोलता है कि आप रेंटल पर्पस के लिए दिखा रहे हैं तो आप इसे पीजीपीपी में क्लेम कीजिए, इनकम टैक्स को अकाउंटिंग के साथ में मिक्स नहीं करना, अकाउंटिंग में इट विल बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओनली। ओके, सो रेंटल ऑफ प्रॉपर्टीज़ की बात किया मैंने आपसे, रेंटल ऑफ मशीनरीज वगैरह जो है वो तो 100% 16 के अंदर में आएगी। सर ये जो जोमेटो है, जोमेटो जाने दीजिए, डोमिनोज है, ये सब अपने उनकी खुद की टू व्हीलर्स होती है जिससे लोग सप्लाई करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पिज़्ज़ा का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो उसके थ्रू होता है। तो लोग, बिग बास्केट की खुद की वैन्स होती है जिसके थ्रू वो लोग आपको पूरे का पूरा आप जो ग्रोसरीज वगैरह खरीदते हैं वो सप्लाई करते हैं। तो ये सारे के सारे एडमिन पर्पस तो नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, तो क्या ये 16 में आएंगे? तो जब मैंने डेफिनेशन शुरू किया मैंने आपको कहा था कि एडमिन इंक्लूड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सेलिंग के लिए भी अगर कोई पीपी यूज़ हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कोई पीपी यूज़ हो रहा है, तो वो भी यहाँ कवर होगा। अब आप ऐसे सोच सकते हैं कि कई सारी कंपनीज़ का जो फ्रंट ऑफिस है जहाँ से सेल कैरी आउट हो रहा है वो तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली बिल्डिंग होती है ना, वहाँ पे एसी, फर्नीचर, फिक्चर सब कुछ है, स्टाफ काम कर रहा है, इन्वेंट्री पूरी वहीं पड़ी है, वहीं से पूरा का पूरा सेल कैरी आउट हो रहा है। तो आप बोलोगे सर ये तो 16 में नहीं आएगा क्योंकि एडमिन तक की है वहाँ, तो ऐसा नहीं है, एडमिन इंक्लूड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। So this is the main definition core part of Indian Accounting Standard 16 जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। एक छोटा सा पार्ट और एक्सक्लूजन्स मैं यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। द स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड फॉर अकाउंटिंग ऑफ पीपीई एक्सेप्ट व्हेन द स्टैंडर्ड परमिट समथिंग एल्स, डज नॉट अप्लाई टू पीपीई हेल्ड फॉर सेल। मतलब अगर मैं बेचने के लिए कोई पीपीई को लिया हूँ या बेचना चाहता हूँ तो उस दिन वो 16 के स्कोप से बाहर हो जाएगा। इसके लिए एक दूसरा स्टैंडर्ड अवेलेबल है, इंडिया 105। इस पे ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं होगा, जब डेफिनेशन सीरीज 105 की आएगी तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेन मुद्दा है बायोलॉजिकल एसेट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अब देखिए क्या होता है, आपके पास काउज है, बफेलोज है,
तो दिस इज डेफिनेटली फॉर मिल्क पर्पस, मिल्किंग पर्पस। अब अगर आपका जो पर्पस है इन लोगों को होल्ड करने का वो क्या है, मिल्किंग पर्पस का है, तो क्या वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आ रहा है? कायदे से देखा जाए तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। वो सब हम लोग डेफिनेशन सीरीज ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 41 में कवर करेंगे। बट काउस बफेलोज क्यों वहाँ पे नहीं आते वगैरह वो कहानी अलग है। अब दो होता है, एक होता है वो जो काउस और बफेलोज की ब्रीडिंग करते हैं, और एक वो जो काउस एंड बफेलोज को परचेज करते हैं क्या, मिल्किंग पर्पस के लिए। मतलब वो किसी तरह की बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैरी आउट नहीं कर रहे हैं उससे, वो लोग सिर्फ मिल्किंग पर्पस वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं। और एक वो होते हैं जो काउस वगैरह की ब्रीडिंग कर रहे हैं। जो ब्रीडिंग है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आता है, ठीक है। तो राइट नाउ काउस बफेलोज के अंदर में हम लोग डिस्कशन नहीं करते, हम डिस्कशन करते हैं दूसरे का। लेट्स से मैंने अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए डॉग लिया है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, डॉग खरीदा है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ठीक है। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए लिया हुआ डॉग इज ऑब्वियसली नॉट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, तो ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में कवर होगा। मेरा पेट शॉप है जहाँ से मैं डॉग्स को बाय सेल करता हूँ, तो परचेज एंड सेल ऑफ डॉग्स इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी विच इज कवर्ड अंडर 2 विच विल नॉट बी कवर्ड ओवर हियर। और अगर हमारा काम डॉग्स की ब्रीडिंग का है तो डेफिनेटली इट इज़ एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 41 में कवर होगा। तो यहाँ पे मैं डॉग से ज़्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ फिलहाल आप लोगों के लिए। वी आर नॉट कवरिंग अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू काउस, बफेलोज, कैमल्स, शीप्स, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन जो 41 के डेफिनेशन की करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। देयर आर फ्यू मोर लाइक मिनरल राइट्स एंड रीजेनरेटिव रिसोर्सेज, ये सारे के सारे यहाँ कवर नहीं होते। मतलब मैंने मिनरल्स के राइट्स लेके रखे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स वगैरह से रिलेटेड, ऑयल हो गया इसके अंदर, कोल हो गया उसके अंदर में, उन सबको आप यहाँ पे नहीं करेंगे बिकॉज दे आर डिप्लीटिंग एसेट्स, दे आर नॉट डिप्रिशिएटिंग एसेट्स। वहाँ से एक बार निकाल दिया तो क्या है वो खत्म हो जाता है, रीजेनरेटिव नहीं होता ना, इसीलिए, ठीक है। एंड रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन, सेल, जिसके लिए भी एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा स्कोप में एक्सक्लूजन में कवर नहीं किया, मेन स्कोप ऑफ एक्सक्लूजन मुझे जो कवर करना था वो पॉइंट नंबर बी था, ठीक है। हाउएवर ये जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है जैसे कि ब्रीडिंग एक्टिविटी, उसके लिए जो मशीन्स यूज़ हो रही है वो मशीन्स आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के अंदर ही आती है। आशा करता हूँ ये जो डेफिनेशन है ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखा था कि कम से कम टाइम के अंदर में डेफिनेशन को आप लोग कवर कर सकें। इफ़ इट वॉज हेल्पफुल, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। आने वाले दिनों में ऐसे और भी कई सारे डेफिनेशंस हम लोग लेके आएंगे। आप लोगों का सपोर्ट हमारे इस चैनल के को ग्रो करने में और मुझे खुद मोटिवेटेड टू गिव मोर सच वीडियोस देता है। तो डेफिनेटली उन सब चीज़ों के बारे में और ये सीरीज़ के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा हाउ हेल्पफुल दिस वॉज। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड रिजल्ट्स।